बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में सुशील नाम का एक गरीब मजदूर आदमी अपनी पत्नी मल्लिका और एक 8 साल के बेटे कैलाश के साथ रहा करता था। सुशील बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। आप तो जानते ही हो जी, बरसात का मौसम शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो मल्लिका, पिछली बार की बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। मल्लिका, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर सुशील अपने मालिक के घर चला जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो जल्दी करो, कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। तब तक तुम लोगों को ये सारा माल गोदाम के अंदर भी रखवाना है, नहीं तो सारा माल पानी में भीग जाएगा। वैसे भी आजकल हमारी फैक्ट्री घाटे में चल रही है, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। जल्दी करो, बहुत काम बचा है। अरे सुशील, बोलो क्या बात है? आज तुम काम पर इतने लेट से आए हो? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? नहीं देख रहे हो कितना काम बाकी है? मालिक, आप तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से भी मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के कारण घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। सुशील, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम यह भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन भर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम की तलाश कर लो। सेठ जी, लेकिन ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुशील, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ भाई, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं भी तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? सुशील, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा सुशील दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। मल्लिका, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बरसात में उनका भी हाल हमारे ही तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। यह तो बहुत बुरी खबर है जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी? मल्लिका, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। अगले दिन पूरे माधोपुर गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। सुशील के घर की छत टूटी होने के कारण सुशील के घर की छत से पानी टपकने लगता है। यह देखकर मल्लिका और सुशील काफी परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं बारिश के कारण हमारी छत टूट ना जाए। अगर इसी तरह रोज बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो, हमारी छत से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन जी, लेकिन बाहर जोरों से बारिश हो रही है। ऐसे में आप कहाँ जाओगे? मैं क्या करूँ भाग्यवान, और कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा, नहीं तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है जी, आप जैसा कहो, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा। बाहर बहुत जोरों की बिजली भी कड़क रही है। फिर सुशील भारी वर्षा में छाता लेकर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल जाता है। अरे आओ भाई आओ, ताज़ा ताज़ा मछली ले लो, बिल्कुल ही ताज़ा मछली है भाई। 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो।
अरे ले लो भाई ले लो। अरे आओ भाई आओ, इससे अच्छा मछली पूरे बाजार में नहीं मिलेगा भाई। अरे ओ मछली वाले भैया, मछली कैसे किलो दे रहे हो भाई? अरे 120 रुपए किलो है भैया, आपको लेना है तो बोलो। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे मछली नहीं चाहिए। मुझे बस ये बता दो तुम्हारे पास कोई मेरे लायक काम है? मैं कर दूंगा भाई, मुझे काम की जरूरत थी। अरे भैया, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा गरीब मछली वाला हूँ। मेरा तो खुद का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे माफ करना भैया, मेरे पास तुम्हें देने लायक कोई काम नहीं है। हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है मछली वाले भैया, कोई बात नहीं। इतना कहकर सुशील आगे बढ़ जाता है। सुशील पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। फिर सुशील चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। अरे भाइयों, आप लोगों ने सुना? आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत जोरों की बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार भी बंद हो जाएगा। अरे सुशील भाई, अखबार में लिखा है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे सुशील भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तो तुम्हें लीक कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी तो दुकान भी चूने लगी थी, इसलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। सुशील को उन दोनों आदमियों की बात अजीब लगती है, इसलिए वह वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। मल्लिका, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या आप ये क्या कह रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से कैलाश की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन मल्लिका, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर मैं कैलाश के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? जी, अगर कैलाश को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन मल्लिका, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में कैलाश के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, चलो हम वासु के घर चलते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर दोनों तुरंत ही भारी वर्षा के बीच में ही छाता लेकर वासु के घर जाते हैं। वासु, अरे ओ भाई वासु, दरवाजा खोलो भाई, घर पर हो कि नहीं? अरे इतनी रात में कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे भाई सुशील, तुम लोग यहाँ इतनी रात को इस भारी वर्षा के बीच यहाँ क्या कर रहे हो? कोई समस्या हो तो बताओ। वासु भाई, मेरा बेटा कैलाश बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। सुशील, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुशील, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। वासु भाई, यह केवल पैसों की बात नहीं है भाई, यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। तुम वाकई में मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं? अरे भाई सुशील, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है भाई।
मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर वासु अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी यह सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कौन था जी दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे राधा, वो मेरा भिखारी दोस्त सुशील था। उसका बेटा कैलाश बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन सुशील तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है ना जी। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो मैंने उसे पैसे उधार दे दिए, लेकिन वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो जाए। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने और उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर ही कर देगा। ईश्वर का डर कीजिए जी, मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे यह सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या नहीं दूं, मेरी मर्जी। उधर सुशील परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी कैलाश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? बच्चा मरने को तैयार है। अरे मरता है तो मर जाने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर। कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना। ऐसा मत करिए जी, आप एक बार सरपंच जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सरपंच जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। सुशील तुरंत घबराहट में घर से निकलता है और सरपंच जी के घर पहुंच जाता है और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मेरा बच्चा कैलाश बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सुशील, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाई। बुरे वक्त में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सुशील, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है। मैं अपने ऊपर और कर्ज नहीं चला सकता सुशील। कोई बात नहीं सरपंच जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर सुशील दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता है। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। सुशील यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सर के ऊपर वाले पेड़ पर जोरों की गर्जन के साथ बिजली गिरती है और उस पेड़ का एक शाखा टूटकर सुशील के सर पर गिर पड़ता है और सुशील वहीं सर पर चोट लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन उसी रास्ते पर एक व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर लेटे हुए सुशील पर पड़ती है। अरे भाई, कौन हो तुम और बीच रास्ते पर क्यों लेटे हुए हो?
हट जाओ रास्ते से, मुझे देर हो रही है। लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब व्यापारी सुशील के पास जाकर देखता है। अरे ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा और कमजोर है। फिर व्यापारी सुशील को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर व्यापारी सुशील की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में सुशील को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते पे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो छोटे भाई, जीवन में बस खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक कई लोगों के बुरे पहलू ही देखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर सरपंच जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तभी मेरे सर के ऊपर वाले पेड़ पर अचानक बिजली गिरी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आँख खुली तो आप मेरे सामने हो। अरे छोटे भाई, तुम तो बहुत मुसीबत में लगते हो। अब तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह भला आदमी सुशील को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज और अपनी छत को बनवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, मुझे आकर लौटा देना। आपका धन्यवाद बड़े भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है छोटे भाई। अच्छा, अब तुम जल्दी घर जाओ और अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाओ। सुशील जल्दी से अपने घर जाता है। फिर सुशील अपने बेटे कैलाश को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा कैलाश ठीक हो जाता है। एक दिन मल्लिका सुशील को कहती है, आपने मुझे बताया नहीं कि आप पैसे कहाँ से लाए थे? मल्लिका, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। मल्लिका, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ हम एक फल का दुकान खोल लेते हैं। मैं खेत में फल उगाऊंगी, आप बाजार ले जाकर बेचना। तुम सही कहती हो मल्लिका, हम एक फल का दुकान खोल लेते हैं। अगले दिन से दोनों फल और सब्जी का व्यापार शुरू कर देते हैं। मल्लिका अपने खेतों में मेहनत से तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती और सुशील उन फल और सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता। धीरे धीरे करके सुशील का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके ग्राहक चारों ओर फैले हुए थे। जमा किए हुए पैसों से सुशील एक अच्छा घर भी खरीद लेता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब सुशील घर पर होता है तो उसका दोस्त वासु आता है। सुशील, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है भाई। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हो। वासु भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। सुशील वासु को पैसे दे देता है। वासु ने सोचा था कि जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, सुशील भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा, लेकिन सुशील ऐसा नहीं था। सुशील सभी की मदद करता था। यह सब देखकर वासु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुशील से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ मेरे भाई।
जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो सुशील। अरे भाई वासु, इसमें माफी की कोई बात नहीं है भाई। मैंने जो किया यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। वासु अपने घर चला जाता है। फिर सुशील अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो जमा पूंजी अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी को उधार पैसे दे आऊं। आप सही सोच रहे हो जी। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटा आओ। सुशील उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब सुशील घर पहुंचता है तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा हट्टा कट्टा और दयालु स्वभाव का आदमी था। अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 30 साल से तो इस घर में मैं ही रहता हूँ। अरे दादा, मुझे पूरा याद है। वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 5 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातें करके मेरा समय खराब कर रहे हो? मैं कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से तुम जाओ और मुझे काम करने दो। मल्लिका, आज मुझे बहुत अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वह भला आदमी मुझे लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो आदमी नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह उस घर में लगभग 30 साल से रहता है और उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता है। क्या आप पूरी यकीन के साथ कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में लेकर गया था? अरे हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ करीब 5 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वह उस घर में लगभग 30 साल से रह रहा है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है। जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, सुशील की तरह जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसे ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में हमेशा साथ देता है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और आप सभी के चैनल पंछी कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।